हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो के अंदर हम ONR 002 यानी कि जल विज्ञान के मौलिक सिद्धांत इस पेपर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि आपके जून सेशन एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप अपने ONR के पेपर्स के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए गेस्ट पेपर्स को परचेज करना चाहते हो तो आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, shop.hindustanknowledge.com। आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है एंड देन आप यहाँ पे आपका जो पेपर कोड है ONR 002 इसे सर्च करोगे। सो यहाँ पे वेबसाइट पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का अलग अलग गेस्ट पेपर मिल जाएगा। बाय पेइंग ₹49 आप इस गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हो। और अगर आपको कोई क्वायरी है, आपने परचेज कर लिया, आपके मेल पे नहीं आया PDF, तो उससे रिलेटेड चीजें आप इस नंबर पे ऑन व्हाट्सएप पूछ सकते हो। ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जल प्रदूषण की परिभाषा देनी है और साथ ही साथ सतही और भूमि जल प्रदूषण के स्रोतों का वर्णन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जल प्रदूषण जो है, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको डिफाइन करना है। और जो भूमि जल होता है, सतही जल होता है, वो कैसे प्रदूषित हो जाता है, उसके पीछे जो कारण होते हैं, कहाँ कहाँ से प्रदूषण आ रहा है, उसके बारे में आपको बात करनी है। तो देखो, जो जल है वो पृथ्वी पर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मनुष्य, पशु, पौधे, सभी जितने भी जीवित प्राणी हैं वो जल पर निर्भर करते हैं। तो जब जल में हानिकारक पदार्थ, रसायन, कचरा या सूक्ष्म जीव मिल जाते हैं और इसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है तो उसे जल प्रदूषण कहा जाता है। जल प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यावरण, इस सभी पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे इसको अगर हम परिभाषित करते हैं तो कुछ शब्दों में किया जा सकता है कि ये वो स्थिति होती है, जल प्रदूषण वह स्थिति होती है जिसमें नदियों, झीलों, तालाबों, समुद्र और भूमिगत जल में हानिकारक पदार्थ मिल जाने से जल की शुद्धता और उपयोगिता कम हो जाती है। ठीक है। तो जो भी हमारे जल के स्रोत हैं, स्रोतों में आ गया आपका नदी, झील, तालाब, समुद्र, ये सब, तो इसके अंदर क्या मिल जाते हैं, हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं जिससे कि इसकी शुद्धता और इसकी जो उपयोगिता है वो कम हो जाती है, मतलब हम उसको यूज नहीं कर पाते, उसकी प्योरिटी यहाँ पे इफेक्ट हो जाती है। तो ऐसा जल पीने से सिंचाई, घरेलू उपयोग तथा जलीय जीवों के लिए ये जल हानिकारक है। तो ओवरऑल ये जो जल जो पहले प्योर था, ठीक है, जो जल आपका पहले शुद्ध था वो अब अशुद्ध हो गया है और शरीर के लिए क्या हो गया है, हानिकारक हो गया है। अब यहाँ पे आप बात करोगे सतही जल प्रदूषण के स्रोतों के बारे में। सतही जल में आपका कौन सा जल आता है, नदियों, झीलों, तालाब, नहर, समुद्र में जो जल है वो सारा आपका सतही जल के अंतर्गत आता है। इसके प्रदूषण के काफी सारे स्रोत हैं, जैसे कि घरों से जो गंदा पानी निकलता है, सीवेज, साबुन, डिटर्जेंट वाला जो जल है वो डायरेक्टली नदियों में, तालाबों में चला जाता है। औद्योगिक अपशिष्ट का मतलब होता है जो आपके विभिन्न उद्योग हैं, ठीक है, वहां पे रसायन, रंग, अम्ल, भारी धातुएं, इन सब जैसे जो विषैले विषैले जो पदार्थ हैं वो इसमें मिलते हैं और उन्हें प्रदूषित कर देते हैं। खेतों में उपयोग किए जाने वाले उर्वरक, कीटनाशक, ये सारे जो है वर्षा के पानी के साथ बहकर नदियों और तालाबों में पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो आपके कुछ मेजर स्रोत हैं जिनकी हमने बात की, घरेलू गंदा पानी, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपवाह जो रन ऑफ है, फिर आपका ठोस कचरा होता है जैसे कि आपका प्लास्टिक, कूड़ा कचरा, पूजा की सामग्री हो गई, और कुछ धार्मिक गतिविधियां होती हैं जिनकी वजह से भी हमें प्रदूषण देखने के लिए मिलता है। ठोस कचरा में आपका प्लास्टिक, कूड़ा कचरा, पूजा सामग्री, ये सब आता है। और धार्मिक गतिविधियों में आपका मूर्ति विसर्जन, कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना, ये सारी गतिविधियां आती हैं जो जल को प्रदूषित कर देती हैं। ठीक है। तो भूजल के और जो जल भूमि के नीचे है, भूमि जल जो है, उस जल के प्रदूषण के कौन कौन से आपके स्रोत हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो भूमि जल वह जल है जो धरती के नीचे चट्टानों और मिट्टी की परतों में संग्रहित रहता है। इसके प्रमुख जो स्रोत हैं उसमें आपके रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक आते हैं, यानी कि जो खेतों में अधिक मात्रा में रसायन यूज किए जाते हैं,
सीवेज और सेप्टिक टैंक का रिसाव हो गया, तो खराब सीवेज लाइन, सेप्टिक टैंक ये सब दूषित कर देता है। उद्योगों का रिसाव हो गया, तो कारखानों से जो जहरीले रसायन निकलते हैं, कूड़ा करकट के ढेर, खनन और तेल रिसाव। कूड़ा करकट हो गया, जो खुले में कचरा डाला जाता है, फिर बारिश वगैरह आती है तो वो भूमि जल के अंदर चला जाता है। खनन कार्यों की वजह से जैसे ईंधन का रिसाव हो गया, तेल का रिसाव हो गया, वो भी आपके भूमि के जल की जो गुणवत्ता है उसे प्रभावित करते हैं। फिर आपका फाइनली निष्कर्ष आ जाएगा कि जल प्रदूषण आज एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। ठीक है, क्यों है? इसके वजह से हमें जो पीने योग्य पानी है उसकी कमी हो जाती है, जल से होने वाली जो बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं, जल में रहने वाले जो जीव हैं उनका जीवन संकट में पड़ जाता है। इसलिए घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट का उचित उपचार करना, रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना, जल स्रोतों में कचरा न डालना और वर्षा जल संरक्षण जैसी गतिविधियों को हमें अपनाना है। तभी जाकर स्वच्छ जल का संरक्षण हम कर पाएंगे, और यही प्रत्येक नागरिक की एक जिम्मेदारी है, क्योंकि दोस्तों जल है तो जीवन है। इस तरीके से आप एग्जाम के अंदर एक परफेक्ट आंसर लिखकर आ सकते हो। अगर आप एग्जाम में इन पॉइंटर्स का यूज करके आंसर लिखोगे तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। वह जल को प्रभाषित कीजिए। वह जल को प्रभाषित करने वाले जलवायवी और भू आकृतिक कारकों की व्याख्या करनी है। तो जल चक्र में जो वर्षा का पानी है वो कई भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब बारिश आती है तो कुछ पानी भूमि के अंदर चला जाता है, कुछ पानी भाप बनकर वातावरण में चला जाता है, बाकी का जो पानी बचता है वो भूमि की सतह पर बहता हुआ नदियों, तालाबों तथा झीलों में पहुंचता है। तो भूमि की सतह पर बहने वाले इसी पानी को वह जल यानी कि रन ऑफ कहा जाता है। ठीक है, बारिश का जो रन ऑफ निकलता है। तो जल संसाधनों के प्रबंधन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत परियोजनाओं में वह जल का विशेष महत्व होता है। वह जल है जो वर्षा या हिमपात के पिघलने के बाद भूमि की सतह पर बहते हुए नालों, नदियों, झीलों और अन्य जलाशयों तक पहुंचता है। जब वर्षा का जल भूमि द्वारा पूरी तरह अवशोषित नहीं हो पाता, तब वह बहकर वह जल का रूप ले लेता है। तो बारिश का जो पानी है पूरी तरीके से भूमि के द्वारा अवशोषित नहीं हो पा रहा है, वो बहता चला जा रहा है। ठीक है, वर्षा या हिमपात के पिघलने के बाद कहाँ बह रहा है, वो भूमि की सतह पर बह रहा है, नालों में जा रहा है, नदियों में जा रहा है, दूसरे जलाशयों में पहुंच रहा है, तो वो आपका रन ऑफ वाटर के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे कुछ कारक हैं जो जल से जुड़े हुए कारक हैं जो इस वह जल को प्रभावित करते हैं। जैसे कि देखो, सबसे पहला आपका इसमें होता है वर्षा की मात्रा। तो यदि किसी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है तो अधिक पानी भूमि पर बहता है और वह जल की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। तेज वर्षा होने पर भूमि पानी को जल्दी नहीं सोख पाती, जिससे अधिक पानी सतह पर बहने लगता है और वह जल बढ़ जाता है। तो कौन कौन सी चीजें हो गई, एक तो आपका वर्षा की मात्रा, वर्षा की तीव्रता, वर्षा की अवधि इसमें आती है। तो यदि वर्षा लंबे समय तक होती रहे तो मिट्टी पूरी तरह संतृप्त हो जाती है और अतिरिक्त जल वह जल के रूप में बहने लगता है। फिर आपका तापमान हो गया। तो जब तापमान ज्यादा होता है तो उसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि वाष्पीकरण बढ़ जाता है, जिससे कि आपका वह जल कम हो जाता है। कम तापमान में वाष्पीकरण कम होने से वह जल अपेक्षाकृत अधिक रहता है। तो देखो, तापमान एक फैक्टर है, अगर हिम पिघल गया तो बर्फ पिघलेगी तो भी मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके 4-5 कारक हैं जो इसका जो वह जल को प्रभावित कर रहे हैं कि कितनी बारिश हो रही है, कितनी तीव्रता से हो रही है, कितने लंबे समय तक हो रही है, तापमान कैसा है। फिर इसको प्रभावित करने वाले कुछ आपके भू आकृतिक कारक भी होते हैं, जैसे भूमि की ढाल। अगर भूमि पर पानी तेजी से बहता है तो वह जल बढ़ जाता है। अगर भूमि ढाल वाली है तो समतल भूमि पर पानी धीरे धीरे बहता है, जिसकी वजह से ज्यादा पानी उसी भूमि में समा जाएगा। रेतीली जो मिट्टी होगी पानी को सोख लेगी, तो यहाँ पे वह जल हमें कम देखने के लिए मिलेगा। चिकनी मिट्टी पानी कम सोखती है, जिससे वह जल अधिक होता है।
तो वनस्पति आवरण हो गया, पेड़ पौधे जो हैं वो वर्षा के पानी को रोकते हैं, मिट्टी की जल सोखने की क्षमता को बढ़ाते हैं, इसलिए घने वन क्षेत्रों में वह जल कम होता है, जबकि बिना वनस्पति वाले क्षेत्रों में ये अधिक होता है। बड़े जल ग्रहण क्षेत्र में अधिक मात्रा में पानी एकत्र होकर नदियों में पहुंचता है। क्षेत्र की आकृति भी जल के प्रवाह की गति को प्रभावित करती है। शहरी क्षेत्रों में सड़कें, कंक्रीट की सतहें पानी को भूमि में जाने नहीं देती, इसलिए वह जल अधिक होता है। कृषि और वन क्षेत्र में वह जल कम होता है। तो वह जल जल चक्र का एक महत्वपूर्ण भाग है, समझ रहे हो। और इसकी जो मात्रा है वो किन किन चीजों पर निर्भर कर रही है, वर्षा, तापमान, वर्षा की तीव्रता, भूमि की ढाल, इन सब कारकों को प्रभावित कर रही है। इन कारकों की सही समझ से जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई योजनाओं का प्रभावी विकास किया जा सकता है। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जल के किन्हीं दो रासायनिक गुणों का आपको वर्णन करना है। जल यानी कि H2O पृथ्वी पर जीवन का आधार है। ये क्या है? यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन पदार्थ है। जल केवल पीने और घरेलू कार्यों के लिए ही नहीं, बल्कि कृषि, उद्योग, पर्यावरण के लिए आवश्यक है। जल के कई भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। इसके रासायनिक गुण इसे विभिन्न पदार्थों के साथ अभिक्रिया करने के योग्य बनाते हैं। ठीक है, इसके जो आपके क्या होते हैं, रासायनिक गुण, तो अपने रासायनिक गुणों के कारण ये विभिन्न पदार्थों के साथ अभिक्रिया करने में सक्षम होता है। तो यहाँ जल के दो प्रमुख गुणों को बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले जल का अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करना, यानी एसिड और बेसिस के साथ। तो जल है आपका उभयधर्मी पदार्थ। इसका मतलब होता है कि परिस्थिति के अनुसार ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। जब ये किसी अम्ल यानी एसिड के साथ मिलता है तो वह क्षार की तरह कार्य करता है। जब किसी प्रबल क्षार के साथ मिलता है तो अम्ल की तरह कार्य करता है। इसी गुण के कारण जल अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रयोगशालाओं में, उद्योगों में इसका उपयोग विभिन्न रासायनिक घोल तैयार करने में किया जाता है। जीवित कोशिकाओं के अंदर होने वाली अनेक रासायनिक क्रियाओं में भी जल आवश्यक होता है। तो आपका HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है, वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बनाता है। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड में वो आपके सोडियम और जो आपके हाइड्रोक्साइड आयन है वो बनाता है। तो जल कई धातुओं के साथ भी अभिक्रिया करता है। ठीक है, जिसमें आपका सोडियम, पोटेशियम हो गया। तो सभी धातुएं समान रूप से अभिक्रिया नहीं करती। कुछ धातुएं जल के साथ बहुत तेजी से प्रक्रिया करती हैं, जबकि कुछ धीमी या बिल्कुल भी नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम और पोटेशियम जैसी जो धातुएं हैं ठंडे जल के साथ भी तीव्र अभिक्रिया करती हैं। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की गैस निकलती है और धातु का हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करता है। आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तांबा, चांदी, सोना ये जल के साथ जनरली कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास एक अभिक्रिया दिया हुआ है जो कि आपका सोडियम और H2O का है। इस अभिक्रिया में सोडियम जल के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो जल के रासायनिक गुण इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं। अम्ल और क्षार के साथ इसका व्यवहार तथा धातुओं के साथ इसकी अभिक्रिया जो है, क्या क्या, अम्ल और क्षार के साथ इसका व्यवहार, साथ ही साथ ये जो धातुओं के साथ अभिक्रिया कर रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है विज्ञान में, उद्योगों में, दैनिक जीवन में। इन गुणों के कारण जल अनेक रासायनिक प्रक्रियाओं का आवश्यक भाग बन जाता है। इसलिए जल के रासायनिक गुण का अध्ययन विज्ञान और पर्यावरण दोनों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जल के रासायनिक गुणों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। फिर आपका आता है वह जल को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है तो हम इसे स्किप कर देंगे। ये सारे आपके मेजर पॉइंट्स थे जो मैंने पिछले आंसर में ही आपको बता दिए थे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर ONR 002 पार्ट 1। अगर पॉसिबल होगा तो हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे।
आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और हमारे टेलीग्राम जो चैनल्स हैं उनको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना। बाकी आपकी जो क्वायरीज होंगी आप इस नंबर पे भेज सकते हो। गेस्ट पेपर्स के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो या व्हाट्सएप से भी आप इसको परचेज कर सकते हो।